आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसका एक ओवरव्यू देख लें क्या है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे आर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर एक 2 पॉइंट चार्जेज का अगर सिस्टम है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, फिर हम लोग 2 एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 26 एंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 31 करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Potential energy of a charge in an external electric field. मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए वहां पर क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0। अगर वो बल महसूस करता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नहीं महसूस करता है तो नहीं है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज था और ये पॉजिटिवली चार्ज टेस्ट चार्ज यहाँ रखा गया। निश्चित रूप से पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, ये बल महसूस करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और अगर इस रिपल्शन को अलाउ किया जाए तो ये इनको इन्फिनिटी पर भेज देगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी से यहाँ पर लाना हो तो क्या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो इस सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के कारण जो लग रहा है, या यूं कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वह इस डायरेक्शन में है, और आप इसको इन्फिनिटी से यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो अगर इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएंगे तो आप वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे, मान लीजिए Q0 चार्ज को लाया गया और वर्क डन कितना है, W0 के बराबर है। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W0/Q0। और पोटेंशियल के डेफिनेशन देखिए कि अगर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर लाया जाए किसी पॉइंट पर, तो अगर वर्क करना पड़ा तो पर यूनिट चार्ज जो है वर्क कराया जाता है, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P। अगर इस पॉइंट P को नाम दे दें P, इस पॉइंट का नाम दे दें P, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, Vp=W0/Q0। अब अगर हमने यहाँ पर चार्ज कितना रखा, Q0, तो इसको इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? यस, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन W0 क्या करना पड़ेगा, Q0 × Vp। और यही वर्क उस चार्ज के भीतर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। ठीक है, इनफाइनाइट से आप लाए
यहाँ पर छोड़ दिए, अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ अपनी तरफ भागने लगेगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आने लगेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, आपने जो इसको इन्फाइनाइट से यहाँ पर ला करके रखे थे, वर्क किया था, वो वर्क इसमें स्टोर्ड अवस्था में है। और वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, ये सोर्स चार्ज जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और इसके कारण इसकी स्पेस में हर पॉइंट पर पोटेंशियल है। ठीक है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर वीपी है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वीपी है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वीपी। लेकिन यहाँ पर चार्ज रखा कितना गया है, क्यू नॉट के बराबर रखा गया है, तो इसको क्यू नॉट को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इट विल बी क्यू नॉट इंटू वीपी, है ना। यूपी इज सॉरी, वर्क डन जो हो जाएगा वो इतना करना पड़ेगा क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पर रखने पर, और यही एनर्जी जो है स्टोर्ड हो जाएगा इस चार्ज में इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट द पॉइंट पी वेयर द पोटेंशियल इज वी पी, ठीक है, ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वीपी। ठीक, तो ये हल्का सा टॉपिक था कि अगर कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है तो उसके हर पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप चार्ज रखेंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उस किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज को अगर रख रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बस उस पॉइंट के पोटेंशियल में चार्ज के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि यह एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, तो इसने अपने अगल बगल क्या क्रिएट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित होगा वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उपस्थित होगा। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, और यहाँ पर हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेज इन an external electric field, अब यहाँ पर ये सोर्स चार्ज है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, V2 है, और हमने यहाँ पर चार्ज कितना रख दिया, Q1 के बराबर रख दिया, और यहाँ पर चार्ज Q2 के बराबर रख दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो चार्ज सिस्टम है प्लस Q1 और प्लस Q2 है ना, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी उपस्थित है, उसमें इस सिस्टम में, इस चार्ज सिस्टम को रखा कहाँ गया है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, इस सोर्स चार्ज से आ रहा है। अब ये सोर्स चार्ज अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इस पॉइंट पर हमने मान लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है।
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण है? इस सोर्स चार्ज के कारण है। तो इस सोर्स चार्ज के कारण अगर यहाँ पर चार्ज Q1 रखा गया तो उसमें एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी Q1 इंटू V1 के बराबर होगी। और इस सोर्स चार्ज इस चार्ज के पास कितनी होगी? Q2 इंटू V2 होगी। क्यों? इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन से जो एनर्जी जनरेट होगी वो इतना होगी। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में इंटरेक्शन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी वो इतना होगी। लेकिन याद रखिए कि यह और यह भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, Q1 और Q2 भी तो इंटरेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r, तो इस सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई क्या होगा? r होगा। तो इसमें देखिए यह दो एनर्जी जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है और एक एनर्जी यह जो है वो आपस में इंटरेक्शन के कारण है। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल व्हाट? Q1 इंटू V1। पहले चार्ज के पास एक्सटर्नल फील्ड के कारण कितनी एनर्जी है, प्लस Q2 इंटू V2 दूसरे चार्ज के पास एक्सटर्नल फील्ड के कारण कितनी एनर्जी है, और इन दोनों चार्जेस के आपस में इंटरेक्शन के कारण कितनी एनर्जी है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r। सो अगर ए पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगा। यह दोनों जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल फील्ड के कारण है और यह क्या है? उन चार्जेस के आपस के इंटरेक्शन के कारण है। अब आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो क्या मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। इसके ऊपर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और इसको मूव करने देते हैं एक फील्ड में, है ना। और फील्ड में 0.1 है और 0.2 है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 0.1 और 0.2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर है। और चार्ज कितना ले जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर का चार्ज ले जा रहे हैं। कितना होता है ये? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है? ई के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट के बराबर है। तो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1 वोल्ट, तो कूलाम इंटू वोल्ट जूल होता है। तो दिस इज इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसी एनर्जी को, यह जो वर्क डन होगा उसी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा यदि उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन से गुजारा जाए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ये संबंध है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 जूल।
तो बताइए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 1000 टाइम्स हो जाएगा। आई एम सॉरी, यहाँ ना -19 होगा, ये -19 होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो माइनस होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -16 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ले लें तब क्या हो जाएगा? 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 giga electron volt is equal to 10⁹ electron volt, and that is equal to 10⁹ into 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻19 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻10 जूल के बराबर हो जाएगा। यानी 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 जूल के बराबर हो गया। ज्यादातर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है, दैट इज याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होगा। ठीक है, दीज आर द सर्टेन यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। ये भला कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रख दूं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज आल्सो मेड फ्रॉम चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के द्वारा बना हुआ है। तो अभी पीछे हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस चार्ज के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, किस कारण से आती है? उस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरैक्शन से आती है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनके नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है कि ऐसे है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, जो इन लाइंस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब होता है? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैसे होंगे? प्लेन सरफेसेज होंगे। ठीक है, ये मान लीजिए 5 वोल्ट है, इसके हर पॉइंट पर 5 वोल्ट है। यहाँ पर क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके हर पॉइंट पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 15 वोल्ट है। ऐसे करके मान लीजिए है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक नजीर के रूप में मैंने लिया है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ पर अगर एक चार्ज, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V है
और मान लीजिए कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो है हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, यहाँ पर -q और यहाँ पर +q। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v के बराबर है। तो इस चार्ज का इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन होगा तो इसके पास कितना एनर्जी होगा, +q इंटू वी, और इस चार्ज के पास कितना होगा, -q इंटू ई, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो दोनों को जोड़ दिया जाए, qv प्लस -qe, हाँ जी, तो इज इक्वल हाउ मच, 0। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पोजीशन में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है p वेक्टर इधर है और e वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम बेहद सरल सी बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रखा जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मान लीजिए कि हमारे पास हमने ऐसे परपेंडिकुलर न रख करके एक जनरल डायरेक्शन में हमने ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रख दिया गया, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ठीक है, ओके, यहां पर क्या है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर है, p वेक्टर इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो मान लीजिए थीटा के बराबर बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में -q इंटू ई के बराबर इधर की तरफ लगने लगेगा, और इस पर क्या लगने लगेगा, +q इंटू ई के बराबर जो है फोर्स इधर की तरफ लगने लगेगा। तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स -QE प्लस QE इज इक्वल टू हाउ मच, 0। नेट फोर्स 0 है, इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा, अंडर नो कंडीशन इट विल हैव एनी एक्सेलरेशन, है ना, किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शंस अगर सेम नहीं है, ठीक है, तो यह पेयर ऑफ फोर्सेज हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दे विल फॉर्म व्हाट, ए कपल। एंड यह कपल क्या करेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और रोटेट करा के क्या करेगा, p वेक्टर को e वेक्टर के पैरेलल करने की कोशिश करेगा, और कर भी देगा अगर मौका मिल गया तो। ठीक है, तो किसी एंगल अगर थीटा पर अगर है तो कितना इसके ऊपर टार्क लगेगा, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, टाउ इज इक्वल टू हाउ मच, टाउ इज इक्वल टू p इंटू ई इंटू साइन थीटा। टाउ निकालने का क्या तरीका था, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना। ठीक है, अगर यह 2a के बराबर है और ये एंगल थीटा है तो ये 2a साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ ए इज इक्वल टू दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा इंटू आइदर द फोर्स, तो q इंटू ई के बराबर फोर्स हो गया, और 2a इंटू क्यू क्या होगा, p होगा, और p इंटू ई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर, सो टाउ इज इक्वल टू p इंटू ई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके ऊपर टार्क लग रहा है, इतना के बराबर लग रहा है, और ये कर क्या रहा है, ये घुमा करके ले आने की कोशिश कर रहा है, कहां पर, ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दे। ठीक है, ओके, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि इसको हम ऐसे घुमाएं, अगर हम इसको अगर ऐसे घुमाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टार्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क विल
गेट स्टोर्ड, है ना, दैट वर्क विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा टारगेट यही है कि किसी एंगल अगर थीटा पर है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो आइए थोड़े से एंगल से अगर इसको घुमाया जाए, थोड़े से एंगल से अगर घुमाया जाए डी थीटा से, थोड़े से डी थीटा मीन्स वेरी 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 स्मॉल एंगल, इतना स्मॉल एंगल कि स्मॉल भी शर्मा जाए कि अरे इतना स्मॉल एंगल क्यों हो सकता है क्या, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इतना छोटा एंगल ले रहे हैं। इसलिए लिया जा रहा है कि अगर आप इसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो जैसे ही एंगल बदलेगा टाउ जो है एंगल डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत थोड़ा सा अगर लेंगे तो टाउ को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो वर्क डन क्या होगा रोटेशनल मोशन के लिए, टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि इस डी थीटा के लिए टाउ को कांस्टेंट माना जा सकता है, एंड फॉर दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि थीटा 1 से थीटा 2, मान लीजिए थीटा 1 पोजीशन पर है और घुमा करके कहाँ कर दे रहे हैं थीटा 2 पोजीशन पर, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, है ना, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन निकाला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम थीटा 1 एंगल पोजीशन टू एंगुलर पोजीशन थीटा 2। तो ऐसे सभी डी डब्ल्यू छोटे छोटे, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे थोड़ा 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 जो है करके करेंगे, ताकि हर पार्ट के लिए ये टाउ डी थीटा निकालते चले जाएं और इंटीग्रेशन मेथड से क्या कर दें, जोड़ दें। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ क्या है भैया, P इंटू ई इंटू साइन थीटा इज डी थीटा। और जरा सा भला बताइए तो कि ये वर्क डन अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट, P कांस्टेंट है, P क्या है 2A इंटू क्यू है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसकी कांस्टेंट है। E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बदल क्या रहा साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। इनिशियल थीटा पोजीशन इज थीटा 1 एंड फाइनल थीटा पोजीशन इज थीटा 2। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू माइनस कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू व्हाट, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो इतना वर्क करना पड़ेगा थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक ले जाने के लिए। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द डाइपोल, है ना, जो आपने घुमाने में कार्य किया है, अगर छोड़ दे पट से आ जाएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, जो आपने वर्क किया था वो सिस्टम स्टोर्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू दिस वर्क डन एंड दैट इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि अगर इनिशियल पोजीशन अगर थीटा 1 इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री ले लिया जाए, और 90 डिग्री पर मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। तो अगर इनिशियली अगर आपने ऐसे लिया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो यह तो जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इस समय क्या है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल की जीरो पोजीशन ये है। ठीक है, इसके बाद अगर इसको घुमा करके थीटा मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर अगर ले जाएं, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया जाए और थीटा 2 इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, थीटा के बराबर ले लिया जाए।
तो उस कंडीशन में हम u को क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा के बराबर है। तो पी ई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी डॉट ई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। अब हम थोड़े स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। पहली स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को भी इधर रख दें, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस इधर और प्लस इधर, ठीक है। बोथ ऑफ देम बिकम पैरेलल टू ईच अदर। In that condition, what is the potential energy of the system? That is equal to minus P into E into cos 0 and that is equal to minus P into E. उस कंडीशन में सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह माइनस पी ई के बराबर होगा, ठीक है। So the potential energy of a dipole is minimum when its dipole moment is parallel to the external field. दिस इज द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विच हैज बीन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा अगर ले लिया जाए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ले लिया जाए तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास कितना है, माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 0, ये तो हम लोगों ने शुरू में भी फिजिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरा अगर लिया जाए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस पीई के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हैज गॉट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, ओके। और ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, पॉजिटिव वाला इधर है और नेगेटिव वाला इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर के तरफ है। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एंगल कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। और यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर ऐसे रखा जाए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर है, ठीक है। तो इस फील्ड के कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है और बिल्कुल सेम लाइन के अलग लग रहे हैं, तो दोनों पर फोर्सेज भी बराबर लगेंगे, वो कैंसिल कर जाएंगे। तो नेट फोर्स 0 है, नेट टार्क भी 0 है। लेकिन जरा सा इसको मोड़ करके तो देखिए, जरा सा मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये क्या है प्लस। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और इस पर इधर जो फोर्स लगेगा इधर, तो ये इस पोजीशन से हटा देगा, इस पर वापस नहीं लाएगा। ये कुछ ऐसे है कि अगर जैसे एक इस तरह का सिस्टम अगर आप बनाइए, यहाँ पर अगर एक कोई वस्तु रख दीजिए तो यहाँ रुका हुआ है, नेट फोर्स 0, लेकिन जरा सा भी अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये परमानेंटली तुरंत इससे शिफ्ट होने की टेंडेंसी में है। बिल्कुल वही पोजीशन, वही चीज यहाँ पर भी है। ये जरा सा भी अगर आपने डिस्टर्ब किया तो ये पलट करके इधर घूम जाएगा,
उस पोजीशन को गेन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस वाले पोजीशन में देखिए, इस वाले पोजीशन में जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो मतलब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर की तरफ है। तो जरा सा इसको अगर ऐसे किया जाए तो पॉजिटिव वाला चार्ज पर फोर्स इधर होगा और निगेटिव वाले चार्ज पर फोर्स इधर होगा। जब इस पोजीशन में है तो इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, इक्वल और अपोजिट लग रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो जा रहा है, तो टाउ भी 0 है और नेट फोर्स भी 0 है। तो ये इक्विलिब्रियम है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन जरा सा शिफ्ट करेंगे तो इस पर फोर्स इधर लगने लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लगने लग रहा है, Q इंटू ई। तो नेट फोर्स तो 0 है लेकिन नेट टाउ नॉट इक्वल टू 0 है। तो टार्क इसको घुमा करके पुनः इसी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। ये कुछ ऐसे है कि आपने एक इस तरह का कटोरा लिया हुआ, यहाँ एक बॉल है, इसको अगर शिफ्ट कर दीजिए तो ये पुनः इस पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 जो पोजीशन है डाइपोल का एक्सटर्नल फील्ड में, वह स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखिए कि थीटा इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? मिनिमम है। ठीक है, ओके। तो